हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि XARR का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो XARR कैलकुलेशन सबसे पहले तो क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि XARR का मतलब होता है कि आपके पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया वो कैलकुलेट करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम जनरली CAGR रिटर्न की बात करते हैं, मतलब कि आपके पास 100 रुपये थे लगाने के लिए, तो एक साल के अंदर कितने हो गए, मतलब कितने रुपए का आपको रिटर्न मिला वो कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल 20 रुपये का रिटर्न मिला है, तो यहाँ पे आपके 100 रुपये 120 रुपये बन गए। ठीक है, तो ये एक साल की बात है। अगर मान लीजिए कि आप 3 या 4 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपके 100 रुपये कितने रुपये बने वो देखना है, तो वहाँ पे CAGR फॉर्मूला काम लगता है। फॉर एग्जांपल पहले साल 20% के हिसाब से 100 रुपये के 120 हुए, तो दूसरे साल 20% के हिसाब से 120 के 144 हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरह 20% होते होते 3 या 4 साल में आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो बहुत ही अनइवन है। मतलब कि फर्स्ट ईयर, मतलब कि मान लेते 2022 में फॉर एग्जांपल आपने चालू किया है, तो 22 में आपने पहले महीने में मान लीजिए कि 10,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, दूसरे महीने में आपने 30,000 रुपये एडिशनल ऐड किए। ठीक है, फिर तीसरे महीने में 5,000 रुपये निकाल लिए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एंट्री है प्लस वाली बन गई, ये माइनस वाली एंट्री बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आपका अकाउंट बहुत ही ज़्यादा अलग अलग एंट्रियों से भरा होगा। तो मान लीजिए कि आप 2 या 3 साल से काम कर रहे हैं, तो 2-3 साल में आपके पोर्टफोलियो में आपने टोटल पैसे इन किए हैं 5 लाख, और अभी जो करंट इन्वेस्टेड या फिर करंट वैल्यूएशन है वो दिखा रहा है 8 लाख। तो अब हम कैसे पता लगाए कि ये 5 लाख पे जो 8 लाख बने हैं वो कितने परसेंटेज रिटर्न है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट रिटर्न निकालेंगे तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 3 लाख रुपये कमाए यहाँ पे 5 लाख के ऊपर। ठीक है, तो हमारा टोटल 8 लाख रुपये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न बन जाता है 60%। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट रिटर्न हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एब्सोल्यूट रिटर्न आपको अलग तरीके से नज़र आ सकता है। अगर यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि अगर आप 7% से FD भी करवाते तो 10 साल के अंदर आपके पैसे 100% मतलब के डबल हो जाते, 2x हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो ओनली 7% का ही बना, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 साल लग गए। तो इसीलिए यहाँ पे जो XARR रिटर्न है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी हम हमारे पोर्टफोलियो में टोटल रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट में काम किया है, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। अगर आपने 2-4 अकाउंट में अपना ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग किया है तो आपके लिए ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा और उसी एग्जांपल को आप रिपीट करके ये सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपका एक डीमेट अकाउंट है जेरोधा का। अभी यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया होगा, फंड लोड किया होगा और कुछ टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ने पे फंड निकाला होगा, या फिर दूसरे ऐसे रास्ते हैं कि जहाँ से आपका फंड बाहर निकल सकता है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड के रास्ते भी निकला होगा, या फिर बाईबैक में आपने अप्लाई किए तो बाईबैक के जरिए भी आपके पैसे जो है अकाउंट में आ गए होंगे, या फिर मान लीजिए कि आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी आपको डायरेक्टली अकाउंट में मिलेगा। तो इस तरह से काफ़ी आउट एंट्री बनती है। और आपकी जो इन एंट्री है उसमें फर्स्ट तो है कि आपने फंड लोड किया, या फिर दूसरा है कि आपने अपने बैंक अकाउंट में IPO अप्लाई किया, तो IPO के जरिए जो फंड है वो डायरेक्टली चला गया IPO रजिस्टर कंपनी के पास और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ गए। ठीक है, तो ये 2 जरिए है बेसिकली आपको फंड जेरोधा के अंदर जाने के। तो हमें इन एंड आउट एंट्री निकाल लेनी है और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे XARR। ठीक है, अब और एक चीज़ का कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, अगर आपने शेयर्स दूसरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। फॉर एग्जांपल ए वाले जेरोधा अकाउंट में आपने किसी और अकाउंट से शेयर्स ट्रांसफ़र किए, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये अवॉइड कर देता हूँ। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि अगर आप किसी और अकाउंट से शेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करते तो उस टाइम पे शेयर्स का जो भी वैल्यू होगा उसी वैल्यू के हिसाब से हमने फंड इन किया है, इस तरह से एंट्री ले लेनी है। तो अभी ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से XARR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो XARR कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि जेरोधा में किस तरह से फंड हमारा इन या आउट हुआ है। अब यहाँ पे अच्छी बात ये है कि हमारा जो जेरोधा अकाउंट है उसके साथ हमारा एक ही बैंक अकाउंट लिंक होता है। ठीक है, तो जो भी आपकी एंट्री होगी, जो भी आपको चीज़ें मिलेगी वो आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेगी।
आप यहाँ पे जीरोधा में जो भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे वो भी आप अपने बैंक से ही करेंगे। जीरोधा से जो भी डिविडेंड वगैरह मिलेगा या फिर बाय बैक में जो भी चीज़ें होगी वो सारी आपकी बैंक में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम जीरोधा का स्टेटमेंट निकालेंगे फंड वाला तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो वहाँ पे हमें पूरी चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हमारा फंड इन या विड्रॉल वो भी मिल जाएगा, डिविडेंड भी मिल जाएगा, बायबैक का पैसा जो हमारा इन आउट हुआ है वो भी मिल जाएगा, आईपीओ का पैसा अगर इन आउट हुआ तो वो भी मिल जाएगा, और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें हमारी जो बैंक की एंट्री है उसको हमें इन या आउट लिख लेना है। ठीक है, तो पहला है फंड इन। ठीक है, हमने अगर फंड जीरोधा अकाउंट में लोड करवाया है तो इन करना है, अगर विड्रॉ किया है तो वहाँ पे हमें आउट करना है। ठीक है, दूसरा है डिविडेंड। तो डिविडेंड का मतलब है कि जीरोधा अकाउंट से हमारे बैंक अकाउंट में आया, मतलब जीरोधा अकाउंट से पैसे हमारे आउट हुए। ठीक है, तीसरा है बायबैक। तो बायबैक में क्या होगा, जीरोधा में जो शेयर है वो निकल जाएंगे और पैसे डायरेक्टली हमारे बैंक में आएंगे, तो वहाँ पर भी हमारा फंड आउट हुआ है। ठीक है, फिर तीसरा है आईपीओ। तो आईपीओ में क्या होगा, बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे हमारे जीरोधा अकाउंट में। ठीक है, तो वहाँ पे फंड क्या हुआ, इन हुआ। और उसके बाद है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी क्या होगा, हमारा आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे इन आउट एंट्री जो है वो हमें नोट करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सआईआरआर कैलकुलेशन करने से पहले सबसे पहले हमें डाउनलोड करना है बैंक का स्टेटमेंट। ओके, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, तो ये मैंने 2021 का स्टेटमेंट डाउनलोड किया। इसी तरह 21, 22, फिर 22, 23, 23, 24। तो इस तरह से लास्ट 4 साल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया है। यहाँ पे मेरे पास बैंक की सारी एंट्री है, और अभी यहाँ पे मैंने क्योंकि फ़िल्टर लगा के रखा है, ये देखिए फ़िल्टर है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इन आउट जिसमें एंटर किया था उसमें फ़िल्टर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि जितनी भी एंट्री है उसमें इन या आउट हमें लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट एंट्री दिखाऊँ, तो यहाँ फर्स्ट एंट्री दिखाऊँ तो जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड, यहाँ पे ये 71,000 की एंट्री है। तो 71,000 क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। ठीक है, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है, तो जीरोधा अकाउंट से आउट हुआ होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आउट लिख दिया। तो यहाँ पे जो आउट है मैंने मैन्युअली लिखा हुआ है। इस तरह से मैं दूसरी एंट्री चेक करूँगा, तो वहाँ पे इन लिखा है, फिर यहाँ पे आउट लिखा है। तो ये क्या है, 3,300 का डिविडेंड मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आउट लिखा है। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो डेबिट क्रेडिट एंट्री है उसको एक जगह पे कंसोलिडेट कर देना है, जो आउट हुआ है उसको माइनस करना है और जो इन हुआ उसको प्लस करना है। तो इस तरह से सारी एंट्री मुझे 1 साल की मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एंट्री मुझे दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, तो इस तरह से जितने साल का हमें एक्सआईआरआर कैलकुलेट करना है वो सारी एंट्री यहाँ पे ले लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्योंकि मैंने फ़िल्टर किया है, तो ये सारे डेटा हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करके डेटा सारे हमें एक कंसोलिडेटेड फाइल में ले लेने हैं। ठीक है, तो ये मेरा कंसोलिडेटेड फाइल है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से लेके यहाँ पे 31 मार्च 2024 यहाँ तक की पूरी एंट्री मैंने दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक की ये पूरी एंट्री है। ओके, तो ये सारी एंट्रियाँ जो है वो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दी है। अभी यहाँ पे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये जो एग्जांपल है वो मेरे एक फ्रेंड के अकाउंट का है, मैंने उससे परमिशन लेके ही पूरा डेटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे जज मत करिए कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे फ्रेंड का अकाउंट है, और उसने मुझे बोला कि मुझे मेरा एक्सआईआरआर कैलकुलेशन करना है। तो मैंने उससे चारों अकाउंट की डिटेल मंगवाई और वहाँ पे मैंने मैन्युअली सारी एंट्री की, फिर सारी एंट्री को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कैश फ्लो मेरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कैश फ्लो मिल रहा है कि कितने रुपए जीरोधा अकाउंट में आए, मतलब प्लस हुए, और कितने वहाँ से विड्रॉ हुए। ठीक है, तो इस तरह से सारी एंट्रियाँ मेरी बन गई। अभी हमें एक्सआईआरआर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए डेट चाहिए और कैश फ्लो चाहिए। ठीक है, कैश फ्लो में ये पूरा हमारा डेटा बन गया। तो इस तरह से टोटल इतने सालों की, मतलब 4 सालों की यहाँ पे 270 एंट्रियाँ बनी हुई है। ठीक है, अब जो लास्ट एंट्री है वो बहुत ही संभल के हमें डालनी है, ये है हमारा करंट पोर्टफोलियो वैल्यू। ठीक है, तो अब ये सारी एंट्री में यहाँ पे जो डेट्स है वो डेट फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, और यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो नंबर फॉर्मेट में ही होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक फाइनेंशियल ईयर का दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो डेट्स है वो अलग फॉर्मेट में है, यहाँ पे 03/09/2020 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एक्सआईआरआर में लिखा है वो अलग तरीके की डेट है।
ठीक है। तो इस डेट्स को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं उसका वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सारी डेट्स है और ये जो सारे कैश फ्लो के नंबर्स है वो आपके नंबर फॉर्मेट में और डेट है वो डेट फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो ये जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है वो हमें जेरोधा अकाउंट में कंसोल में जाना है, कंसोल में जाकर डैशबोर्ड में जाना है और डैशबोर्ड में आपको अपने अकाउंट पे ग्राफ दिखेगा। ग्राफ पे आप एग्जैक्टली जिस डेट का चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 31 मार्च मतलब आज का लिया है क्योंकि आज लास्ट डे है फाइनेंशियल ईयर का, तो मुझे आज कैलकुलेट करना था तो इसलिए मैंने आज का डेट लिया है। तो आप जिस डेट तक कैलकुलेट करना चाहते हैं उस डेट का मार्क कर लीजिए और करंट आपका पोर्टफोलियो वैल्यू क्या है वो यहाँ पे माइनस करके डालना है। तो यहाँ पे माइनस क्यों डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे कि अभी अगर मैं सारे पैसे उठा लेता हूँ तो मेरा टोटल कितना रिटर्न बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस डालना है। तो और अब यहाँ पे फाइनली बारी आती है फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला भी हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से इन करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए, ये सिंपल XIRR फॉर्मूला है। तो XIRR फॉर्मूला में सबसे पहले हमें इक्वल टू करके XIRR डालना है। उसमें सबसे पहले जो आएगा कैश फ्लो अमाउंट आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये वाली एंट्री डाली हुई है D2 से लेके D217, ठीक है। तो ये मेरा कैश फ्लो है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरे एंट्री इन है वो प्लस किया है और जो एंट्री आउट है वो माइनस किया हुआ है, ठीक है। दूसरा है कैश फ्लो डेट्स, ये है कैश फ्लो डेट्स। तो यहाँ पे कौन सी तारीख को ये कैश फ्लो हुआ था, मतलब ये डेट्स हुई थी। यहाँ पे मैंने डेट्स डाली हुई है A200 से लेके A271, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एक्चुअली ये जब मैं आपको दिखा रहा था तब ये रॉन्ग एंट्री हो गई है। तीसरा है रेट गेस। तो यहाँ पे एक्चुअली जो आपको रेट दिखाएगा वो पॉइंट में दिखाएगा, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ऊपर यहाँ पे जो परसेंटेज वाला है वो सेल को क्लिक करके परसेंटेज कर देंगे तो वैल्यू आपको परसेंटेज में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0.1 डाला है, तो 0.1 का मतलब है 10%, ठीक है। आप यहाँ पे 0.12 0.15 इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला डाल के आपको एंटर कर देना। अब यहाँ पे नो एप्लीकेबल आ रहा है क्योंकि एक एडिशनल यहाँ पे आ गया है, तो मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड का जो भी टोटल पोर्टफोलियो है उसने जो रिटर्न कमाया है 24.62% CAGR से रिटर्न कमाया हुआ है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो भी डिटेलिंग समझाई आपको समझ में आ गई है। लेकिन ये जो काम है थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे भी ये सारा क्लियर था कि ये सारा डेटा इस तरह से निकालना है, लेकिन ये जो एंट्री है उसमें इन आउट करना है वो थोड़ा सा टेडियस वर्क है। आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छी तरह से धीरे धीरे सारी एंट्रियाँ सुलझा लीजिए ताकि आपका काम थोड़ा इजी हो जाए और उसके बाद कंसोलिडेटेड फाइल करके आपको सिंपल है XIRR फॉर्मूला लगा देना है। तो इस तरह से आप अपना पूरे पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप भी अपने पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न कमा रहे होंगे और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट करना है और किस तरह से सारी प्रोसीजर करनी है वो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।